दुनिया में दो तरह के लोग होते हैं। एक वो जो किस्मत के भरोसे बैठते हैं और दूसरे वो जो अपनी किस्मत खुद लिखने के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं। हमारी कहानी शुरू होती है एक ऐसी लड़की से जिसका नाम है एन। वह एक बेहद टैलेंटेड थिएटर आर्टिस्ट थी जिसका काम था लोगों के चेहरों पर हंसी लाना। लेकिन अफसोस, उसकी अपनी जिंदगी से हंसी गायब हो चुकी थी। हालात इतने खराब थे कि उसके पास एक वक्त की रोटी तक के पैसे नहीं बचे थे। और तभी वही हुआ जो अक्सर गरीबी में होता है। उसका आखिरी सहारा, वो थिएटर भी बंद हो गया। एन अब पूरी तरह सड़क पर थी। लेकिन इसी शहर के दूसरी तरफ एक और शख्स था जो अपनी ही धुन में पागल था। कार्ल एक फिल्म डायरेक्टर था, पर साधारण नहीं। वह लालची था, मतलबी था और थोड़ा सनकी भी। वह अपने प्रोड्यूसर्स को एक ऐसी जगह की कहानी सुना रहा था जहां कोई इंसान आज तक नहीं गया। कार्ल का दावा था कि दुनिया में अभी भी ऐसी कई अनसुलझी चीजें हैं जो किसी ने नहीं देखी। लेकिन प्रोड्यूसर्स को लगा कि कार्ल का दिमागी संतुलन हिल गया है। उन्होंने न सिर्फ फंडिंग देने से मना किया, बल्कि कार्ल को इंडस्ट्री से निकालने का प्लान बना लिया ताकि उनके पैसे बच सकें। लेकिन कार्ल इतनी आसानी से हार मानने वालों में से नहीं था। जैसे ही उसे खबर मिली, वह अपनी फिल्म की रील्स उठाकर वहां से भाग निकला। उसे अपनी ये ड्रीम फिल्म हर हाल में पूरी करनी थी। लेकिन एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम थी, उसके पास हीरोइन नहीं थी। कार्ल की बदनामी इतनी थी कि कोई भी एक्ट्रेस उसके साथ काम करने को तैयार नहीं थी। वहीं दूसरी तरफ एन काम की तलाश में दर दर भटक रही थी। तभी किस्मत ने एक ऐसा मोड़ लिया जहां एन की मुलाकात कार्ल से हुई। कार्ल ने एन को देखते ही समझ लिया कि यही उसकी हीरोइन है। उसने एन को एक बड़ा ऑफर दिया। एन जानती थी कि यह डायरेक्टर थोड़ा अजीब है, लेकिन भूख और मजबूरी इंसान से कुछ भी करवा सकती है। बस फिर क्या था, एन ने मौत के उस अनजान सफर पर जाने के लिए हाँ कह दी, ये जानते हुए भी कि ये रास्ता उसे ऐसी जगह ले जाएगा जहां उसे कभी नहीं जाना चाहिए था। लेकिन कार्ल इतनी जल्दी में क्यों था? असली वजह यह थी कि कार्ल के पीछे कोई फैंस नहीं, बल्कि पुलिस का अरेस्ट वारंट था। उसने कैप्टन को मोटी रकम का लालच दिया और कहा, बस शिप निकालो, बाकी मैं देख लूंगा। कैप्टन को लगा ये कोई अमीर और पागल डायरेक्टर है, पर वो नहीं जानता था कि वो मौत के सौदागर के साथ हाथ मिला रहा है। अब कार्ल को चाहिए था एक ऐसा दिमाग जो उसकी कहानी में जान फूंक सके। वहीं एंट्री होती है जैक की। जैक एक ऐसा राइटर था जो शांति से अपनी किताबें लिखना चाहता था, लेकिन कार्ल ने उसे भी अपने बातों के जाल में ऐसा फंसाया कि जैक को पता ही नहीं चला कब वो उस शिप पर सवार हो गया। शिप न्यूयॉर्क से निकल चुकी थी। एन अब शिप के बाकी लोगों से मिल रही थी, लेकिन सबके दिलों में एक ही सवाल था, हम जा कहां रहे हैं? कार्ल ने तभी अपना असली पत्ता खोला। उसने कैप्टन को एक ऐसे आइलैंड का नक्शा दिखाया जो दुनिया की नजरों से छुपा हुआ था। कार्ल जानता था कि कैप्टन को जंगली जानवरों का शौक है, इसलिए उसने लालच दिया कि वहां कुछ ऐसा मिलेगा जो आज तक किसी ने नहीं देखा। लेकिन असली ट्विस्ट तब आया जब शिप एक ऐसे इलाके में पहुंची जहां चारों तरफ सिर्फ घना कोहरा, फॉग था। कुछ दिखाई नहीं दे रहा था, रास्ता गायब हो चुका था, नेविगेशन फेल हो चुका था, आसमान से सितारे गायब थे और कंपास बस गोल गोल घूम रहा था। कैप्टन कोशिश कर रहा था शिप को संभालने की, पर तभी सन्नाटे को चीरते हुए एक चीख गूंजी, चट्टान! अगले ही पल एक भयानक धमाका हुआ। शिप एक विशाल पत्थर से जा टकराई। लोहे के फटने की वो आवाज किसी की भी रूह कंपा दे। शिप अब वहीं फंस चुकी थी और पानी तेजी से अंदर भर रहा था। कैप्टन ने साफ कह दिया, ये जगह शापित है, यहां से तुरंत वापस निकलना होगा। लेकिन कार्ल, उसके लिए यह मौत का मंजर नहीं, बल्कि उसकी फिल्म का सबसे बड़ा मौका था। उसने कैप्टन की चेतावनी को कचरे के डब्बे में डाला और अपने क्रू के साथ छोटी बोट्स लेकर उस आइलैंड की तरफ निकल गया। लेकिन जैसे ही वो आइलैंड के किनारे पहुंचे, उन्हें एहसास हुआ कि वो अकेले नहीं हैं। सन्नाटा एक पल में चीखों में बदल गया। कार्ल का कैमरा अभी सेट भी नहीं हुआ था कि झाड़ियों से मौत निकलकर बाहर आई। वो आदमखोर किसी भूतों से कम नहीं लग रहे थे। उन्होंने बिना कोई मौका दिए क्रू पर हमला कर दिया। खेल अब स्क्रिप्ट का नहीं, जिंदगी और मौत का था। क्रू के दो सदस्य तो वहीं ढेर हो गए। एक के आर पार भाला था और दूसरे की गर्दन अलग। कार्ल और उसकी टीम मौत के इतने करीब थी कि उन्हें अपनी आखिरी सांस महसूस हो रही थी। लेकिन तभी धायम धायम कैप्टन अपनी पूरी फौज और बंदूकों के साथ वहां पहुंच गया। गोलियों की थरथराहट सुनकर वो डरावने लोग पीछे हट गए और अंधेरे में गायब हो गए। सब लोग अपनी जान बचाकर भागे और शिप पर पहुंचे। उन्हें लगा मौत टल गई है, लेकिन उन्हें नहीं पता था कि मौत अभी शुरू हुई है।
जब गिनती हुई तो सबके होश उड़ गए। एन गायब थी। वहां दूसरी तरफ वो आदमखोर एन को एक पुरानी दीवार के पार ले गए थे। उनका एक ही मकसद था, अपने देवता को खुश करना। उनके लिए एन कोई इंसान नहीं, सिर्फ एक भेंट, सैक्रिफाइस थी। उन्होंने एन को एक बलि की तरह तैयार किया और उस दीवार से बांध दिया। कार्ल और बाकी लोग एन को बचाने के लिए दोबारा उस खौफनाक आइलैंड पर उतरे। उन्हें जल्दी करनी थी, पर शायद बहुत देर हो चुकी थी। तभी धरती हिलने लगी। जंगल के पेड़ ऐसे टूटने लगे जैसे कोई माचिस की तीली हो। अंधेरे से एक ऐसा साया बाहर निकला जिसे देखकर किसी का भी दिल रुक जाए। एन के सामने मौत नहीं, बल्कि उस आइलैंड का राजा खड़ा था। विद माइटी कॉर्न। पल में सब खत्म। कॉर्न ने एन को ऐसे उठाया जैसे कोई खिलौना हो, और पलकें झपकते ही जंगल की भयानक गहराइयों में गायब हो गया। जैक के लिए ये कोई फिल्म नहीं। बिना सोचे समझे जैक और बाकी क्रू एन को ढूंढने के लिए निकल पड़े। लेकिन कार्ल, इस बंदे की संकीपन की कोई हद नहीं थी। सब थक कर चूर हो चुके थे, पर कार्ल का कैमरा अभी भी ऑन था। वो मौत के मंजर में भी सिनेमैटिक शॉट ढूंढ रहा था। पर तभी धरती किसी भूकंप की तरह कांपने लगी। सामने से मौत दौड़ती हुई आ रही थी। डायनासोर, डायनासोर्स, एक दो नहीं, पूरा झुंड। कार्ल की इस बेवकूफी ने उनका ध्यान खींच लिया था। अब उनके पास दिमाग चलाने का वक्त नहीं था, सिर्फ पैर चलाने का वक्त था। भागते भागते एक सदस्य ने वहीं अपनी आखिरी सांस ली। वो उन भयानक पैरों के नीचे कुचला गया। मंजर इतना डरावना था कि बाकी सबकी रूह कांप गई। एन की जब आंखें खुली, वह किसी गुफा के किनारे थी। एन ने डर के मारे वहां से भागने की कोशिश की। वह दबे पांव निकलने ही वाली थी कि एक विशाल हाथ ने उसका रास्ता रोक लिया। कौन उसे गुस्से से नहीं, बल्कि एक अजीब सी क्यूरियोसिटी के साथ देख रहा था। एन को तब समझ आया कि अगर ये जानवर उसे मारना चाहता तो अब तक उसकी हड्डियां भी नहीं मिलती। यहीं पर एन ने अपना सबसे बड़ा दांव खेला। वह एक थिएटर आर्टिस्ट थी और उसे पता था कि ऑडियंस का दिल कैसे जीतते हैं, भले ही वह ऑडियंस 25 फुट का एक गोरिल्ला क्यों न हो। एन ने वहां एक्टिंग करनी शुरू की। वह कभी गिरकर दिखाती, कभी अजीब चेहरे बनाती, तो कभी जगलिंग करती। कॉन को इतना मजा आ रहा था कि वह एक छोटे बच्चे की तरह खिलखिलाकर हंसने लगा। वह एक नन्ही सी लड़की की एक्टिंग पर फिदा हो गया था। लेकिन कब तक? एन थक कर चूर हो चुकी थी। जैसे ही उसने परफॉर्मेंस रोकी, कॉन्ग एक जिद्दी बच्चे की तरह मुंह फुलाकर बैठ गया। जैक और उसका पूरा क्रू अभी भी उन भयानक झाड़ियों में एन को ढूंढ रहे थे। उन्हें लग रहा था कि एन मौत के दर्द से गुजर रही होगी। उन्हें क्या पता था कि वहां अलग ही कॉमेडी शो चल रहा है। जैक और उसकी टीम एन के इतने करीब पहुंच गए थे कि उन्हें कॉन का विशाल साया दिखाई देने लगा। पर उन्होंने वही गलती की जो हर डरपोक इंसान करता है, फायरिंग शुरू कर दी। उन्हें लगा गोलियां इस भगवान को रोक लेंगी, पर उन्होंने सोते हुए शेर को नहीं, बल्कि सोते हुए किंग को जगा दिया था। कॉन को इतना गुस्सा आया कि उसने वह पूरा विशाल पेड़ ही उलट दिया जिस पर पूरा क्रू खड़ा था। एक झटके में सब कचरे की तरह नीचे खाई में जा गिरे, और इसी का फायदा उठाकर एन वहां से निकल भागी। वह जंगल से निकली तो जरूर, पर सीधा मौत के जबड़े में जा फंसी। उसके सामने एक नहीं, दो नहीं, बल्कि 3 भयानक डायनासोर खड़े थे। एन एक पहाड़ी से लटक गई। मौत नीचे गहरी खाई में उसका इंतजार कर रही थी। पर तभी कॉन्ग वहां पहुंच चुका था। एक तरफ आइलैंड का राजा और दूसरी तरफ 3 भूखे डायनासोर खड़े थे। कॉन्ग ने एक हाथ में एन को पकड़ा। वह डायनासोर इतने जिद्दी थे कि गिरते वक्त भी उनका ध्यान सिर्फ एन को खाने पर था। आखिर में वह सब एक खुले मैदान में जा गिरे। अब कॉन्ग के रास्ते में कोई रुकावट नहीं। उसने अपनी पूरी ताकत इकट्ठा की और एक एक करके उन डायनासोर की हड्डियां तोड़ दी। एक का तो उसने जबड़ा ही फाड़ दिया। एन पीछे छुपी ये सब देख रही थी। उसे एहसास हो गया था कि इस पूरे आइलैंड पर अगर कोई उसे बचा सकता है तो वह सिर्फ ये विशाल जानवर है। जैक और बाकी बचे हुए लोग अभी भी आइलैंड की एक ऐसी गहरी खाई में फंसे थे जहां सूरज की रोशनी तक पहुंचने से डरती थी। वहां मौत का रूप बदल चुका था। झाड़ियों और कीचड़ से अजीब, घिनौने और विशाल कीड़े निकलने लगे। कुछ उड़ने वाले शैतान थे तो कुछ पानी के अंदर रहने वाले ऐसे लीचेस जो एक झटके में इंसान को निगल जाएं। वहां एक छोटा लड़का भी था जिसने कभी बंदूक नहीं चलाई थी, पर डर ने उसे लड़ना सिखा दिया। उसने अपनी बैग से गन निकाली और जैक को बचाने की कोशिश करने लगा। पर मंजर इतना भयानक था कि देखते ही देखते उनके 2 साथी उन घिनौने कीड़ों का निवाला बन गए। किसी को जिंदा निगल लिया गया तो किसी को कच्चा चबा दिया गया। मौत की चीखें गूंज रही थी। जब सब उम्मीद खत्म होने वाली थी, तभी कैप्टन अपनी टीम के साथ वहां पहुंच गया। फायरिंग शुरू हुई और मौत का वह मंजर थोड़ा थमा। कार्ल का लालच उन सबको इस आइलैंड की मिट्टी में मिला देगा। सबने उम्मीद छोड़ दी। कैप्टन ने साफ कह दिया, जैक, भूल जाओ उसे, वह अब तक जिंदा नहीं बची होगी। लेकिन जैक की आंखों में एक जुनून था। उसे यकीन था कि एन अभी भी सांस ले रही है।
वहीं कार्ल, जो हमेशा 2 कदम आगे की सोचता था, कैप्टन से झूठ बोल देता है कि एन जिंदा है, क्योंकि उसे पता था कि एन ही वह रास्ता है जो उसे उस विशाल इनाम तक ले जाएगा। आइलैंड की सबसे ऊंची चोटी पर मंजर कुछ और ही था। कॉन्ग और एन वहां बैठे ढलते हुए सूरज को देख रहे थे। आइलैंड का वह खौफनाक राजा जो डायनासोर को चीर देता है, वह एक नन्ही सी लड़की के साथ सुकून के पल बिता रहा था। ये सिनेमैटिक व्यू इतना खूबसूरत था कि कॉन्ग की आंखें बंद होने लगी और वह गहरी नींद में चला गया। लेकिन असली खतरा तो अब शुरू हुआ। जैक ने पत्थरों और खतरनाक रास्तों को पार करके वहां एंट्री ली। उसने चुपके से एन को उठाया और भागने की कोशिश की, पर तभी कॉन्ग की आंख खुल गई। उससे ये बर्दाश्त नहीं था कि कोई उससे उसका खिलौना छीन ले। लेकिन तभी आसमान से मौत मंडराने लगी। विशाल उड़ने वाले शैतानों ने कॉन्ग पर हमला कर दी। कॉन्ग उनसे लड़ने में डिस्ट्रैक्ट हो गया और इसी मौके का फायदा उठाकर जैक और एन ने वहां से मौत की छलांग लगा दी। लेकिन कार्ल, वह तो अपने लालच में अंधा हो चुका था। वह सिर्फ एन को बचाना नहीं चाहता था, वह कॉन्ग को कैप्चर करना चाहता था। उसे पता था कि कॉन्ग अपनी एन के पीछे पीछे जरूर आएगा। जैक और एन तेजी से उस विशाल दीवार की तरफ भागे। वह दीवार जो सदियों से आइलैंड के शैतानों को रोकने के लिए बनाई गई थी। उन्हें लगा दीवार के पार वह सेफ है, पर उन्हें नहीं पता था कॉन्ग ने गुस्से में वह विशाल दीवार ही उखाड़। वह आइलैंड का राजा अब दीवार के पार आ चुका था, सिर्फ अपनी एन के लिए। कार्ल की ट्रैप सेट थी। कार्ल और उसके क्रू ने एक शतरंज की बाजी बिछाई थी। विशाल जाल और ढेर सारा क्लोरोफॉर्म। उन जालों को ऐसे फाड़ा जैसे वह किसी बच्चे के खिलौने हों। वह किसी के रोके नहीं रुक रहा था। उसकी आंखों में सिर्फ एक ही चेहरा था, एन। लेकिन असली गद्दारी तो अब होने वाली थी। जैसे ही कॉन्ग बोट के पास पहुंचा, कार्ल ने मौत का वह नीला जहर उस पर फेंक दिया। एन चीखती रही, गिड़गिड़ाती रही, इसे छोड़ दो, ये बुरा नहीं है, इसने मेरी जान बचाई है। पर उसकी आवाज बंदूकों के शोर और कार्ल के लालच के बीच कहीं दब गई। आइलैंड का वह राजा जो विशाल डायनासोर से जीत गया था, आज इंसानी मक्कारी से हार गया और उसकी आंखें एन को देखते देखते बंद हो गईं। वह विशाल ताकत ढेर हो गई। कुछ महीनों बाद न्यूयॉर्क की चमचमाती रोशनियों के बीच एक भयानक अनाउंसमेंट होता है। कार्ल ने दुनिया का सबसे बड़ा तमाशा ऑर्गेनाइज किया था। शहर के सबसे बड़े थिएटर को बुक किया गया। लोग तालियां बजा रहे थे। टिकट्स ब्लैक में बिक रही थी। उस किंग को, जिसके कदमों से धरती कांपती थी, आज लोहे की मोटी जंजीरों में जकड़कर एक म्यूजियम की चीज बना दिया गया था। कार्ल उसे दुनिया के सामने एक 8वें अजूबे की तरह पेश करने वाला था। लेकिन कार्ल एक बात भूल गया था। जंजीरें सिर्फ जिस्म को जकड़ती हैं, उस गुस्से को नहीं जो एक टूटे हुए दिल से निकलता है। न्यूयॉर्क की चमचमाती रोशनियां और लोगों का वह हुजूम, सब एक ही चीज के लिए पागल थे। पैसा बोलता है बॉस। जो प्रोड्यूसर्स कल तक कार्ल को पागल और फेल्ड डायरेक्टर कह रहे थे, आज वही उसके तलवे चाट रहे थे। कार्ल अब उनके लिए सोने की मुर्गी बन चुका था। वहीं हमारा राइटर जैक, जो एन से बेइंतहा मोहब्बत करता था, उसने एन के लिए एक खास किताब लिखी थी। वह इस घिनौने तमाशे का हिस्सा नहीं बनना चाहता था, पर उसके दिल में एक अजीब सी बेचैनी थी। थिएटर खचाखच भरा था। कार्ल स्टेज पर खड़ा होकर बड़ी बड़ी बातें कर रहा था, जैसे उसने कोई जंग जीती हो। आयरनी तो देखिए, कार्ल सारा क्रेडिट उस एक्टर मिस्टर बैक्स्टर को दे रहा था, जो आइलैंड पर डर के मारे सबसे पहले भागा था। असली मेहनत किसी और की और तालियां कोई और बटोर रहा था। लेकिन पर्दे के पीछे क्या था? पर्दा उठा और लोगों की सांसें अटक गईं। कॉन्ग वहां जंजीरों में जकड़ा हुआ खड़ा था। आइलैंड का वह निडर राजा आज एक शोपीस बनकर रह गया था। वह शांत था, शायद अभी भी उस क्लोरोफॉर्म के असर में था, या शायद अपनी किस्मत पर रो रहा था। जैक भीड़ को चीरते हुए आगे पहुंचा। वह देख सकता था कि कॉन्ग की आंखें किसी को ढूंढ रही हैं। वह एन को ढूंढ रहा था। लेकिन तभी कैमरा की फ्लैशेज और भीड़ का शोर शुरू हुआ। कार्ल ने लोगों को दिखाने के लिए कॉन्ग को उकसाना शुरू किया। वह भूल गया था कि यह कोई सर्कस का बंदर नहीं, बल्कि कुदरत का वह गुस्सा है जिसे कैद करना नामुमकिन है। सन्नाटा टूटने वाला था और न्यूयॉर्क की सड़कों पर खून की होली शुरू होने वाली थी। कार्ल का ढोंग अब अपनी सीमा पार कर चुका था। कॉन्ग, वह अब थिएटर का नहीं, पूरे न्यूयॉर्क का काल बन चुका था। वह सड़कों पर उतर आया। चलती हुई गाड़ियां उसके लिए खिलौना बन गई थीं। एक के बाद एक गाड़ियां हवा में उड़ रही थीं। लोगों की चीखें गूंज रही थीं। कॉन्ग की नजर हर उस लड़की पर थी जिसके बाल एन जैसे थे। वह हर किसी को उठाकर देखता, फिर गुस्से में पटक देता। ये शहर अब शांति की जगह नहीं, मौत का खेल मैदान था। वहीं जैक ने देखा कि इस तबाही को रोकने का एक ही तरीका है, कॉन्ग का ध्यान भटकाना। उसकी नजर सिर्फ एन पर थी। जैक ने अपनी जान पर खेलकर अपनी गाड़ी कॉन्ग के सामने डाली। उसने कॉन्ग को ललकारा, उसे अपने पीछे भागने के लिए मजबूर किया। कॉन्ग का ध्यान अब एन से हटकर जैक की तरफ आ गया था। जैक उसे शहर की भीड़ से दूर खाली इलाके की तरफ ले जा रहा था। कॉन्ग की आंखों में गुस्सा नहीं, एक सवाल था, तुमने मुझे क्यों छोड़ा? जैक का प्लान फेल हो गया। कॉन्ग ने गुस्से को पीछे छोड़ दिया और एन को ढूंढते ढूंढते न्यूयॉर्क के उस हिस्से में पहुंच गया जहां बर्फ की चादर बिछी थी। ये मंजर दिल को छू लेने वाला था। वह विशाल जानवर जो कभी जंगल का राजा था, आज सेंट्रल पार्क की बर्फ में किसी छोटे बच्चे की तरह लौट पोट रहा था। उसकी जिंदगी में पहली बार कोई खुशी थी,
कोई सुकून था, पर यह खुशी इंसानी दुनिया में कहाँ टिकने वाली। सायरन की आवाज ने वह सुकून तोड़ दिया। पुलिस और मिलिट्री हर तरफ से घेराव कर चुकी थी। कॉन्ग ने एन को उठाया और मौत से बचने के लिए चढ़ गया उस बिल्डिंग पर जो न्यूयॉर्क का गर्व थी, द एम्पायर स्टेट बिल्डिंग, इतनी ऊंचाई पर जहां बादल भी उसके कंधों को छू रहे थे। कॉन्ग ने अपने आप को सेफ महसूस किया। आसमान से गूंजती गोलियों की आवाज और कॉन्ग का डर, वह सिर्फ अपने आप को नहीं, एन को प्रोटेक्ट कर रहा था। कॉन्ग हर गोली खाकर भी गिर नहीं रहा था। वह एन को अपने सीने से लगाए हुए था। वह सिर्फ एक जानवर नहीं था, वह एक आशिक था जिसे सिर्फ अपनी ब्यूटी की फिक्र थी। और जब आखिर में वह बिल्डिंग से नीचे गिरा तो उसने दुनिया को दिखा दिया कि ब्यूटी ने नहीं बल्कि बीस्ट की मोहब्बत ने उसे मारा है। कहानी यहाँ खत्म हुई।